Yes, good evening to all. Yes. Yes, good evening, Abhishek. Good evening, Jay Mohan, Sudhanshu, Niharika, Amit. Good evening to all. Yes, Chinmoy, good evening. अभिषेक राणा ये क्या मांग क्या रहा है एडमिन पीडीएफ तो करा दो प्रोवाइड सेकंड वाला मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सेकंड वाला पीडीएफ प्रोवाइड हो गया आपको मैंने कल भी बोला था कोर्स पे जाके स्टडी मटेरियल पे जाओगे वहां पे मिल जाएगा यस अविनाश गुड इवनिंग टू ऑल चलो आज की शुरुआत होती है क्लोज टेस्ट से गुड इवनिंग अंकित पहले तो एक बार चलो क्लोज टेस्ट पढ़ लो सब लोग एक बार आप अपने से पढ़ो फिर हम साथ में पढ़ेंगे पीडीएफ का डिस्कशन यस वन मोर थिंग कल सब लोग जो सब्जेक्ट वर्ब का 80 क्वेश्चंस वाला शीट है ओके कल सब लोग लेके आएंगे और सबके हाथ में ये शीट होगा और फटाफट हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ ठीक है ये आंसर है तो क्यों है आई थिंक इसको डिस्कस करने में 15-20 मिनट्स लगेगा विल डू दिस ओके तो विदाउट फेल बी रेडी विद द शीट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कंप्राइजिंग 80 क्वेश्चंस वाला चलो पहले क्लोज टेस्ट देख लो एक बार क्लोज टेस्ट को ब्लैंक्स के साथ पहले भी मैंने आपको बताया है कि क्लोज टेस्ट को पहले ब्लैंक के साथ पढ़ लेना अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ तो आ जाए कि ये किस बारे में है देन उसके बाद योर टास्क विल बिकम इजी इजीली आप फिर वर्ड्स को फिल कर सकते हो एक बार आप पढ़ो फिर हम साथ में पढ़ेंगे थोड़ा सा इन्होंने इंपॉर्टेंट का स्पेलिंग रॉन्ग नो सृष्टि उन्होंने 59 के साथ साथ 80 वाला भी प्रोवाइड किया है ठीक है एक बार आप चेक कर लो स्टडी मटेरियल कॉलम में जाके यू कैन चेक दे हैव प्रोवाइडेड बोथ द पीडीएफ्स चलो क्लोज टेस्ट आई थिंक सबने पढ़ लिया होगा क्लोज टेस्ट रीड कर लिया सबने चलो साथ में पढ़ लेते हैं उसके बाद वर्ड्स को फिलअप करेंगे बुक्स आर द चीफ ऐसा होगा बुक्स बुक्स आर द चीफ करियर्स करियर्स मतलब कैरी करने वाला ऑफ सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन का मतलब तो सबको पता है सिविलाइजेशन इज सभ्यता तो बुक्स एक चीफ कैरियर है क्या क्या कैरी करता है बुक्स के द्वारा हमारा सिविलाइजेशन कैरी होता है सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक जनरेशन की बातें दूसरे जनरेशन में हम कैसे जान पाते हैं किसके थ्रू बुक्स पढ़ के ही जान पाते हैं ना जैसे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था उन लोग का लाइफस्टाइल क्या था ये हम किसके थ्रू जानते हैं बुक्स तो बुक्स कैरी करता है सिविलाइजेशन को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में बिकॉज ऑफ देम बुक्स की वजह से आइडियाज डैश एंड स्प्रेड बुक्स की वजह से आइडियाज फैलता है लोगों के बीच पहुंचता है एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन हाउ इंपॉर्टेंट बुक्स आर बुक्स कितना इंपॉर्टेंट है यू कैन जज आप इस चीज से जज कर सकते हो कि बुक्स कितना इंपॉर्टेंट है किस चीज से फ्रॉम द डैश दैट वेरी हॉट कंट्रीज हैव डैश सिविलाइजेशन जो भी हॉट कंट्रीज है वहां पे सिविलाइजेशन कैसा होता है आगे जाके देखो आप there are many dash for this, but one of the important is dash white ants.
व्हाइट एंट्स इन द ट्रॉपिक। हमारे इंडिया में तो हमने दो टाइप का एंट्स देखा है, एक रेड एंट और एक ब्लैक एंट, बट ट्रॉपिक्स में कोई व्हाइट एंट भी होते हैं। व्हाइट एंट्स इन द ट्रॉपिक ईट ऑल द बुक्स। ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है ना, वहां पे चींटी होती है, व्हाइट कलर की चींटी होती है जो बुक्स को खा जाते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में तो चींटी बुक्स नहीं खाते हैं, हमारे में इंडिया की चींटी इतने स्ट्रांग नहीं है। हमारे इंडिया में तो रैट्स, चूहे वगैरह बुक्स खाते हैं, बट ट्रॉपिक्स में कुछ व्हाइट एंट्स होते हैं, सफेद चींटी, जो बुक्स को खा जाते हैं। और जहां पे बुक्स नहीं होगा, देयर आर नो डैश, एंड वहां लिटरेचर नहीं होगी, क्योंकि बुक्स ही नहीं रहेगा, चीटी बुक्स खा जाएंगे, तो हमारा सभ्यता भी, आइडियाज भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। द आइडिया एंड नॉलेज ऑफ वन डैश आर नॉट हैंडेड डैश टू द नेक्स्ट, एंड इट इज मच मोर डैश फॉर द रेस टू प्रोग्रेस। और रेस के लिए, हमारा जो जितने भी ह्यूमन रेस के लिए प्रोग्रेस और सिविलाइज होना कुछ ऐसा हो जाए। आई थिंक आपको मीनिंग तो समझ में आ गया है। इस पूरे पैसेज में उन्होंने किसकी इंपॉर्टेंस बताई है? बुक्स की। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बुक्स का दो तीन पहलू लिया इन्होंने। बुक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बुक्स की वजह से आइडियाज स्प्रेड होता है, फैलता है, और दूसरा, बुक्स की वजह से हमारा सिविलाइजेशन ट्रांसफर होता है। एक सिविलाइजेशन में क्या होता था, दूसरे सिविलाइजेशन में के लोग उस सिविलाइजेशन की बातों को कैसे जानेंगे? थ्रू बुक्स के। एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज में एंड सफेद चींटी खा जाते, सफेद चींटी जो है बुक्स को खा जाते हैं, इस वजह से वहां का कुछ गड़बड़ हो जाता है। जहां बुक्स नहीं है वहां कोई आइडियाज भी स्प्रेड नहीं होगा, नॉलेज एंड ऑल ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ऑप्शंस। हमारा जो पहला ऑप्शन है, क्लोस्टर्स बनाते समय ना एकदम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, क्लोस्टर्स बनाते समय एकदम ध्यान रखोगे। अब इन्होंने क्या दिया है इस ब्लैंक के लिए? इस ब्लैंक के लिए हमारे पास इन्होंने चार ऑप्शन दिया है। चार ऑप्शन दिया है: लिव, एक्सटेंड, इंप्रूव, फॉल। और हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा ही लग जाए, बट आंसर शुड बी करेक्ट। आप लोग कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और हड़बड़ी में सीधा आंसर टिक कर देते हो। आंसर में एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। बुक्स आर द चीफ करियर्स ऑफ सिविलाइजेशन। बुक सभ्यता को कैरी करता है, सभ्यता मतलब आइडियाज को। बिकॉज ऑफ देम, बुक्स की वजह से आइडियाज डैश। पहले तो मुझे बताओ कि इस वन ब्लैंक में पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव वर्ड चाहिए? पहले ये डिसाइड कर लेना है, क्योंकि जो फॉल है ना, फॉल है, ये फॉल कैसा वर्ड है? नेगेटिव। इंप्रूव पॉजिटिव वर्ड है। एक्सटेंड तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, लिव भी पॉजिटिव है। पहले तो आप डिसाइड करो कौन सा वर्ड चाहिए। बुक्स की वजह से आइडियाज क्या होता है? बुक्स की वजह से आइडियाज कुछ अच्छा होता होगा, तो आइडियाज फॉल तो नहीं होगा, तो फॉल हमारे ऑप्शन से हट गया। अब आगे बताओ, एक्सटेंड का मतलब क्या है? एक्सटेंड का मतलब है ना कोई भी चीज खींचना, इंक्रीज होना, प्रोलॉन्ग करना और बढ़ाना। और लिव का मतलब है जिंदा रहना, लोग भी जिंदा रह सकते हैं और आइडियाज भी जीवित हो सकते हैं। और इंप्रूव। तीन ऑप्शन हमारे पास है। अब जल्दी से बताओ, स्प्रेड का मतलब क्या है? आइडियाज स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं। एक्सटेंड और एक्सप्रेड एक साथ हो सकता है? हाँ, अभिषेक ने सही आंसर दिया, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। यस, यू आर राइट। बुक्स के वजह से आइडियाज एक्सटेंड तो नहीं होगा। एक्सटेंड का मतलब होता है इंक्रीज होना। आइडियाज तो वही है, ऐसा नहीं है कि बुक्स आने पे ना जो आइडियाज थे वो उसकी मात्रा बढ़ गई है, तो आइडियाज एक्सटेंड तो नहीं हो रहा। या तो लिव होगा या तो इंप्रूव होगा। अब जल्दी से मुझे बताओ, एक्सटेंड हट गया, फॉल हट गया, अब लिव और इंप्रूव में बताओ। बुक्स की वजह से आइडियाज इंप्रूव नहीं है। आइडियाज तो एक सभ्यता का जो आइडियाज है, एक सिविलाइजेशन के जो आइडियाज है, वो ऑलरेडी इंप्रूव्ड है, उसमें ऑलरेडी सुधार है, तभी तो वो बुक्स में है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा है। तो बुक्स की वजह से ना हमारे आइडियाज जिंदा रहते हैं, क्योंकि जो पैसेज का कॉन्टेक्स्ट जा रहा है ना, उसमें क्या बोल रहे हैं? आइडियाज एक जनरेशन से और एक सिविलाइजेशन से दूसरे सिविलाइजेशन में जा रहा है। इसका मतलब बुक्स ने उस आइडियाज को जिंदा रखा, इंप्रूव नहीं किया। इंप्रूव तो वो पहले से है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? आंसर इज लिव। तो सोनिया ने आंसर इंप्रूव दिया, इंप्रूव नहीं होगा, इंप्रूव तो वो पहले से है।
Yes, Abhishek, you are right. Avinash is also right. Srinivas, आशीष आइडियाज, आशीष का आंसर गलत है, उन्होंने इंप्रूव बोला है. अमित ऑल्सो इंप्रूव. आइडियाज इंप्रूव नहीं है, आइडिया बुक में है तो ऑलरेडी आइडियाज इंप्रूव्ड है. बुक्स की वजह से आगे आगे देखो ना, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहा है कि व्हाइट चींटी खा जा रहे हैं बुक्स वगैरह को, तो आइडियाज खत्म हो जा रहा है, आइडियाज जीवित नहीं रह रहा है, तो आंसर क्या होगा? दैट इज लिव. अब नेक्स्ट पे आ जाओ. बुक्स की वजह से द आइडियाज लिव, आइडियाज जिंदा रह रहा है और स्प्रेड कर रहा है. हाउ इंपॉर्टेंट बुक्स आर, बुक्स कितने इंपॉर्टेंट है यू कैन जज. आप इस बात से जज कर सकते हो. यू कैन जज फ्रॉम द डैश. अब हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन में है यू कैन जज फ्रॉम द रीजन, फीलिंग, यू हैव द वर्ड थॉट, फैक्ट. वी हैव 4 ऑप्शंस. ओके, रीजन का मतलब तो सबको पता है, कारण, फीलिंग भावना, थॉट आपका सोच विचार, फैक्ट मतलब तथ्य. तो बुक्स कितने इंपॉर्टेंट है आप इस चीज से जज कर सकते हो. बुक्स कितना इंपॉर्टेंट है किसी फीलिंग से जज करोगे? फीलिंग, एज राहुल यू आर राइट, फीलिंग नहीं होगा. किसी रीजन या किसी तर्क पे भी जज नहीं करोगे. क्या करोगे? किसी थॉट पे भी नहीं करोगे, किसी फैक्ट पे, किसी तथ्य से आप किसी चीज को जज कर रहे हो कि बुक्स कितना इंपॉर्टेंट है. यू कैन जज फ्रॉम द फैक्ट. इस फैक्ट से, इस तथ्य से जज कर सकते हो कि वेरी हॉट कंट्रीज हैव डैश सिविलाइजेशन. जितने भी हॉट कंट्रीज है उनका सिविलाइजेशन क्या है. अब हमारे ऑप्शन में है, अब हमारे पास ऑप्शन में है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और लेस. 4 ऑप्शंस हमारे पास है, इन चारों में से हम एक को चूज करना है. चलो मुझे आंसर बता दो क्या होगा कि बुक्स कितना इंपॉर्टेंट है. आप इसी बात से जज कर सकते हो, इसी फैक्ट से जज करते हो कि हॉट कंट्रीज का सिविलाइजेशन क्या है. लिटिल है, लेस है, अ लिटिल, लिटिल. चलो बताओ. आई वॉन्ट द आंसर्स, फटाफट आंसर दो. लिटिल होगा, अ लिटिल होगा, द लिटिल होगा, लेस होगा. जब भी दिक्कत हो रही है ऑप्शंस को छांटने की कोशिश करना है. लेस तो बिल्कुल नहीं हो. लेस कंपेरेटिव डिग्री, हम लेस वर्ड का तभी यूज करेंगे ना जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. अगर एक कंट्री की तुलना दूसरे कंट्री से होती तब हम लेस का यूज करते. ठीक है, तब हम लेस का यूज करते, बट यहां तो कोई भी तुलना नहीं हो रही, ये तो ऐसे ही हट गया. अब लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल एंड ऑल, ये हम जब मैं आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो मैं इस लिटिल, अ लिटिल का यूज करूंगी. लेकिन हमने शायद एक क्लोस्टस में थोड़ा बहुत इस लिटिल, अ लिटिल को यूज भी किया है. जैसे चिन्मय ने बोला है अ लिटिल बट योर आंसर इज रॉन्ग. जैसे विवेक ने बोला मैम प्लीज डिफरेंशिएट लिटिल, अ लिटिल. चलो मैं डिफरेंशिएट कर देती हूँ, लेकिन शायद मैंने ये पहले भी बताया है. नितेश ने बोला यस नितेश योर आंसर इज करेक्ट. नितेश ने सही आंसर दिया है. अब आ जाओ थोड़ा समझा देती हूँ. लिटिल, अ लिटिल, ये हमने पहले भी किया है, या मैं ऐसे कर दूं, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू या द लिटिल या द फ्यू. इंपॉर्टेंट है, इससे 2 टाइप का एरर्स आता है, क्वेश्चन टैग का भी आता है. अविनाश ने द लिटिल दिया, आंसर रॉन्ग है. लिटिल और फ्यू, लिटिल इज फॉर अनकाउंटेबल और फ्यू इज फॉर काउंटेबल. लिटिल और अ लिटिल में क्या डिफरेंस है? लिटिल का मतलब होता है इतना कम कि ना के बराबर. लिटिल मीन्स मोर और लेस नथिंग, ना के बराबर. तो लिटिल का मतलब होता है नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल ना के बराबर. और ये लिटिल कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड. ओके, और इसमें अ लग गया ना, अ लिटिल का मतलब एटलीस्ट थोड़ा, एटलीस्ट कुछ, दैट इज एटलीस्ट समथिंग, एटलीस्ट कुछ, एटलीस्ट थोड़ा. तो ये कैसा वर्ड चला गया? अ लिटिल इज अ पॉजिटिव. व्हाट आई मीन टू से, दिस लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड. लिटिल और फ्यू नेगेटिव है और अ लिटिल और अ फ्यू पॉजिटिव. देन आप आ जाओ द लिटिल. द लिटिल और द फ्यू का मतलब क्या है कि जो थोड़ा भी बचा है. देखो ओके,
जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, द रिमेनिंग लेफ्ट। अभी बस आप इतना याद रखो कि द लिटिल और द फ्यू कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। अ लिटिल पॉजिटिव और सिंपली लिटिल नेगेटिव। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कैसा वर्ड चाहिए? हॉट कंट्रीज के पास कैसा सिविलाइजेशन है? थोड़ा सा आपके दिमाग में आएगा, हॉट कंट्रीज के बाद थोड़ी बहुत सिविलाइजेशन भी हो सकती है, ना के बराबर सिविलाइजेशन भी हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है ना, सेंटेंस को लिंक करना है। देखो आगे देखो, इस कंट्री का सिविलाइजेशन, नेगेटिव सेंस में यहां नेगेटिव वर्ड या पॉजिटिव वर्ड आएगा। आगे जाके देखो कि इस कंट्रीज में व्हाइट चींटी है, ट्रॉपिक का हॉट कंट्रीज में व्हाइट चींटी सारे बुक्स को खा जाते हैं। बुक्स को खा जा रहे हैं मतलब सिविलाइजेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नॉट सिविलाइजेशन। एक सिविलाइजेशन का आइडियाज दूसरे सिविलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि इस यहाँ का सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता बहुत ना के बराबर है, कम है। तो क्या वर्ड चाहिए? लिटिल होगा। यहाँ हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए, सो दिस इज लिटिल। यस गौरंग, गुड इवनिंग। चलो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। दे हैव लिटिल सिविलाइजेशन, ना के बराबर सिविलाइजेशन है, बिकॉज इनके सिविलाइजेशन में बुक्स चीटी वगैरह बुक्स को खा जा रहे हैं, आइडियाज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसीलिए ना क्लोस्टस में डायरेक्टली वर्ड्स नहीं भरना है, हर क्लोस्टस का हर लाइन एक दूसरे से लिंक होता है। तो हमें यहाँ नेगेटिव वर्ड चाहिए। ये नेगेटिव वर्ड क्यों चाहिए था, आने वाले सेंटेंस से आपका क्लियर हो जाए। आई थिंक इट इज क्लियर। शुड बी मूव टू द नेक्स्ट? अविनाश ने द लिटिल बोला, द लिटिल नहीं है। यस विवेक, आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल। इसको हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग में भी पढ़ेंगे और एडजेक्टिव्स में। बुक्स कितना इंपॉर्टेंट है हम इसी बात से जज कर सकते हैं कि हॉट कंट्रीज का जो सिविलाइजेशन है वो ना के बराबर है। अब आ जाओ आप फोर्थ पे। देर आर मेनी डैश फॉर दिस। हमारे पास ऑप्शन है इफेक्ट्स, वी हैव रीजंस, अकाउंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अभी सबका मीनिंग पहले जान लो। हमारे जो हॉट कंट्रीज है उसकी सभ्यता बहुत कम है, तो इसका देर आर मेनी इफेक्ट्स, रीजंस, अकाउंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस। यस तुषार, संदीप, सबका आंसर सही है। इनकी सभ्यता कम है, इसके बहुत सारे कारण हैं, और उन बहुत सारे कारणों में से ना एक कारण चीटी वाली बता रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस। रीजंस का मतलब क्या है? कारण। इफेक्ट का मतलब क्या है? प्रभाव। इफेक्ट कैसा वर्ड है? इफेक्ट इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वर्ड। इफेक्ट में गुड भी हो सकता है, इफेक्ट में बैड भी हो सकता है। इफेक्ट का मतलब प्रभाव, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी होता है रिजल्ट, प्रभाव। बट कॉन्सिक्वेंस इज ऑलवेज बैड। किसी चीज का दुष्परिणाम होता है, उसके लिए हम कॉन्सिक्वेंस यूज करते हैं, और इफेक्ट तो गुड बैड दोनों हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ प्रभाव की बात नहीं हो रही है। इनकी सभ्यता कम है, लिटिल है, इसके बहुत सारे कारण है, और एक कारण चीटी वाली बता रहे, तो आंसर क्या होगा? Yes. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स? अकाउंट्स करना मतलब अकाउंट्स विवरण देना। ओके, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन देना। यस अविनाश, नितेश, यू आर राइट। चिन्मय ने कॉन्सिक्वेंसेस बोला, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंसेस तो दुष्परिणाम है, बट इनकी सभ्यता कम है, इसका कारण बताया जा रहा है। ठीक है, देयर आर मेनी रीजंस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बहुत सारे कारण है, बट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाइट एंड्स इन द ट्रॉपिक, जो सफेद चींटी है ट्रॉपिकल रीजन में, बुक्स को ईट डैश करते हैं। एक ऑप्शन में, चलो मुझे इसका आंसर दो। ईट इनटू, ईट अप, ईट इन, ईट आउट। ये तो फ्रेजल वर्ब है, देखो आपका प्रेपोजिशन का फ्रेजल वर्ब यहां काम आ रहा है। आंसर फटाफट मुझे बता दो, क्या होगा? ईट इनटू, ईट अप। क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना,
इसमें रॉन्ग होने के चांसेस बहुत है। जब भी फ्रेजल वर्ब आ जाता है ना तो आंसर रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज आपको फ्रेजल वर्ब का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, आंसर रॉन्ग चला जाए। संदीप ने आंसर दिया ईट अप। ईट अप गलत आंसर है। रणधीर ने भी ईट अप दिया है। ईट अप इज द रॉन्ग आंसर। चलो बता दो और भी। अब जब मैंने बोल दिया कि ईट अप गलत आंसर है तो आपके ऑप्शन तो और भी कम हो गए, बस 3 बच गया। आंसर इज ईट इनटू। ईट आउट नहीं, ईट आउट नहीं होगा, ईट इनटू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ईट इनटू का मतलब है किसी चीज को ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। किसी चीज को ग्रेजुअली, ये तो ईट इन खाने के सेंस में, ईट आउट या ईट अप। ईट अप का मतलब है ना कंज्यूम करना किसी वैल्यूबल चीज को। जैसे उसने मेरा मेरा पूरा टाइम ईट अप कर दिया। ईट अप कर दिया मतलब पूरा टाइम ले लिया, कंज्यूम हो गया। कोई महत्व चीज है, महत्वपूर्ण चीज है और वो पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, ऐसे ही एट अप माई मनी, मेरा टाइम खा गया उसने पूरा। तो आंसर होगा ईट इनटू। ईट इनटू का मतलब होता है कि कोई भी चीज का धीरे धीरे नष्ट होना। तो यहां हमारे व्हाइट एंड्स ने क्या किया है, सारे बुक्स को ईट इनटू कर दिया। ईट इनटू मीन्स ग्रेजुअली नष्ट कर दिया। और आगे बोल रहे हैं, चलो दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। और इन्होंने बोला है कि व्हाइट एंड बुक्स को खा जा रहे हैं धीरे धीरे, और वेर देर आर नो बुक्स, ठीक है। यस, ईट इनटू का मतलब है बर्बाद करना, वो भी धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि चींटी एक ही दिन में सब बुक खा लेंगे, इतने भी स्ट्रांग नहीं है वो। वेर देर आर नो बुक्स, जहां बुक्स नहीं होगा देर आर नो डैश रिकॉर्ड्स, आइडियाज, मेमोरीज एंड ट्रेसेस। रिकॉर्ड का मतलब तो सबको पता है, आइडियाज का मतलब भी पता है, मेमोरीज याद, ट्रेसेस मतलब किसी चीज का छाप। ओके, किसी चीज का ट्रेसेस छाप। चलो बताओ, बुक्स नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? आइडियाज नहीं होंगे, मेमोरीज नहीं होंगे। कौन सा हटाऊं पहले? क्योंकि यहाँ तो मेमोरी की बात ही नहीं होगी, यहाँ तो बात हो रही है, यहाँ बुक को रिलेट किया गया है किससे? बुक्स सिविलाइजेशन के आइडियाज को कैरी करते एक जगह से दूसरे जनरेशन में। तो ये बोले से संदीप ने आंसर दिया आइडियाज। चलो देखते हैं, जहां पे बुक्स नहीं होगा वहां पे मेमोरीज नहीं होगा, याद और ट्रेसेस नहीं होगा। जहां पे बुक्स नहीं होगा वहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा या आइडियाज नहीं होगा। यस, विवेक ने सही आंसर दिया है। नितेश ऑल्सो। कुलदीप का भी आंसर सही है, यू आर राइट। क्योंकि कुछ के मन में आएगा ना, जहां बुक्स नहीं होगा वहां आइडियाज नहीं होगा। बिना बुक्स के भी आइडियाज मिल सकते हैं, लेकिन ये बोल क्या रहे, अगर बुक्स ही नहीं होगा तो एक सिविलाइजेशन का वहां पे रिकॉर्ड ही नहीं होगा, और जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आइडियाज भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे आइडियाज नहीं आएगा, क्या आएगा? रिकॉर्ड। जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ट्रेसेस नहीं होगा, कृष्णानंदन। ट्रेस का मतलब तो छाप किसी चीज का। बुक नहीं होगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा, और रिकॉर्ड देर आर नो रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड नहीं होगा, नो लिटरेचर, और आइडिया एंड नॉलेज ऑफ वन डैश। नेक्स्ट पे चलते, ये तो कर लोगे आप। वर्ड्स लिंक होते हैं, कुछ भी नहीं भर देना है, क्लोज टेस्ट में देखना है कैसे कैसे लाइंस लिंक है। कल्चर, रेस, रेस इज जाति, कल्चर तो आपकी रीति रिवाज, जनरेशन और नेशन। नेशन तो पता है सबको, कंट्री, देश। चलो बताओ, अगर बुक्स नहीं होगा तो लिटरेचर वगैरह भी नहीं होगा। वेर देर आर नो रिकॉर्ड्स एंड नो लिटरेचर, द आइडिया एंड नॉलेज ऑफ वन डैश आर नॉट डैश। आइडिया एंड नॉलेज ऑफ वन कौन सा होगा? फटाफट, द आइडिया एंड नॉलेज ऑफ वन कंट्री। कंट्री से कंट्री का रिकॉर्ड, आइडियाज नहीं जा रहे हैं ना। और यहाँ कहीं भी कल्चर वगैरह की बात, रीति रिवाज की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है? जनरेशन।
क्योंकि यहाँ पे आप देखो पूरा सेंटेंस लिंक है, ये बोल रहे हैं कि सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, तो सभ्यता, यस अविनाश यू आर राइट। सभ्यता में जो हमारे आइडियाज होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है बुक्स के थ्रू। यस कुलदीप यू आर ऑल्सो राइट, जनरेशन इज द करेक्ट आंसर। द आइडिया एंड नॉलेज ऑफ वन जनरेशन आर नॉट डैश। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इन, ऑफ, आउट, ऑन। चलो यहां फिर से एक फ्रेजल वर्ब आ गया, द आइडियाज एंड नॉलेज ऑफ वन जनरेशन। ठीक है, यहां पे द आइडिया एंड नॉलेज ऑफ वन जनरेशन आर नॉट हैंडेड डैश टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जनरेशन पे हैंड नहीं होता। चलो अब बताओ जल्दी से क्या होगा, हैंड इन, हैंड ऑफ, हैंड आउट, हैंड ऑन। हैंड आउट तो अलग होता है। हैंड, अच्छा हैंड आउट दे दिया संदीप ने। अभी मैं ये बोलने जा रही थी, हैंड आउट तो बिल्कुल नहीं होगा। हैंड आउट करना मतलब किसी को कोई चीज देना। जैसे आप टीचर्स आपके हैंड आउट्स देते हैं ना आपको शीट्स में, जैसे शीट्स दे दिया क्वेश्चंस एंड ऑल वाला, हैंड आउट। हैंड ऑन, नितेश ने भी, चिन्मय ने हैंड इन बोला है, राहुल ने बोला है हैंड ऑन। यस आंसर इज हैंड ऑन। ठीक है, हैंड इन करना ना, हैंड इन करना सिर्फ जिम्मेदारी दे देना, किसी को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड इन कर दिया। बट हैंड ऑन करना मतलब, हैंड ऑन करना है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पास होना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपने सौंप दिया जिम्मेदारी, बट हैंड ऑन करना मतलब, हैंड ऑन करना एक से दूसरे में जिम्मेदारी चलते जाना। हैंड ऑन करना इज ट्रांसफर होना। तो आंसर यस रणधीर यू आर ऑल्सो राइट, हैंड ऑफ। हैंड ऑफ तो दे के छुटकारा पाना, हैंड ऑफ। ओके, हथियार डाल देना, हैंड ऑफ कर दिया। हैंड ऑन होगा, हैंडेड ऑन। हैंडेड ऑन मतलब कि जिम्मेदारी देना ताकि वो ट्रांसफर होते रहे। और ये तो हैंड इन कर दिया मतलब अथॉरिटी दे दिया, किसी को मालिकाना अधिकार दे दिया। आंसर इज हैंड ऑन। अब लास्ट वाला आ जाओ, the idea and knowledge of one generation are not handed on to the next, and it is much more dash for the race, and it is hand off नहीं होगा, easy, difficult, practicable और desirable। पहले तो डिसाइड करो कि इस ब्लैंक में कैसा वर्ड चाहिए, पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव। हमारा जो आइडियाज है, बुक्स ना होने की वजह से हमारा आइडियाज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हैंड ऑन नहीं हो रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है, इट इज मच मोर। यहाँ कैसा वर्ड चाहिए, पहले मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ कैसा वर्ड चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव। अगर आइडियाज ट्रांसफर नहीं हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो कुछ क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? यस नितेश यू आर राइट, कुछ नेगेटिव होगा। और डिजायरेबल पॉजिटिव वर्ड है। ओके, डिजायरेबल जिसके आप इच्छुक है। प्रैक्टिकेबल पॉजिटिव वर्ड है। इजी भी पॉजिटिव वर्ड है, बट हमें तो नेगेटिव चाहिए। बट आंसर क्या हो, डिफिकल्ट। इट बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट फॉर द रेस, वो जाति के लिए डिफिकल्ट हो जाता है टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करने। अच्छा पॉजिटिव, विश्वनानंदन ने पॉजिटिव बोला, कहां से पॉजिटिव बोल दिया? आइडियाज नहीं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाएगा तो कुछ नेगेटिव होगा ना, डिफिकल्ट होगा। एंड इट इज मच मोर डिफिकल्ट फॉर द रेस टू प्रोग्रेस एंड सिविलाइज। सिविलाइज का मतलब है सभ्य होना। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है गो, देन यू हैव द वर्ड स्टे, ग्रो, बिकम। जल्दी से मुझे बता दो, डिफिकल्ट हो जाएगा जिस वजह से रेस प्रोग्रेस नहीं करेगा। ओके, फॉर द रेस टू प्रोग्रेस एंड डैश सिविलाइज्ड। चलो बताओ, स्टे सिविलाइज का मतलब क्या? स्टे सिविलाइज मतलब सिविलाइज रहना। स्टे सिविलाइज मतलब वो पहले से ही सिविलाइज्ड है और उसे अपना सिविलाइज्ड वाला बिहेवियर है वो मेंटेन करना है।
यू डोंट बिकम स्टे। गो सिविलाइज भी नहीं होगा। यस अविनाश, यू आर राइट। बिकम सिविलाइज्ड। ठीक है, सभ्य, यू डोंट ग्रो सिविलाइज्ड, आप सभ्य ग्रो नहीं करते हो, आप सभ्य बनते हो। यू बिकम सिविलाइज। सिविलाइज इज अ क्वालिटी, और क्वालिटी जैसे यू बिकम ऑनेस्ट, यू बिकम काइंड, यू ग्रो काइंड नहीं होता, दैट इज अ क्वालिटी, सो बिकम। आई थिंक क्लियर, यस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सृष्टि, राहुल एंड विवेक, बिकम। आई थिंक क्लोज टेस्ट क्लियर है। पहले तो मुझे बता दो, वीक में क्लोज टेस्ट रेगुलरली करवाऊं या वीक में एक दो ही चलेगा? क्लोज टेस्ट इंप्रूव होना जरूरी है। इफ यू, देर आर मेनी स्टूडेंट्स ना वो डोंट एंजॉय क्लोज टेस्ट। अच्छा, अविनाश का 7 आउट ऑफ 10 आए हैं। कौन कौन सा रॉन्ग हो गया है? 10 में से 7 आए हैं। जल्दी से मुझे एक बार बताओ कौन कौन सा रॉन्ग किया और क्या सोच के रॉन्ग किया। और भी थोड़ा मुझे स्कोर्स बता दीजिए बाकी स्टूडेंट्स। 6 सही, 4 गलत। थ्राइस रेगुलरली। एक बार स्कोर बता दो। 6 सही है मैम। अच्छा, लिटिल वाला मैं समझ गई, लिटिल वाला गलत किया होगा। करवाते रहो। ओके। और जो स्टूडेंट बोलते हैं ना मैम क्लोज टेस्ट रेगुलरली करवाते रहो, मैं समझ जाती हूँ ये मेरे स्मार्ट वाले स्टूडेंट है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट है ना क्लोज टेस्ट से बोर हो जाते हैं, और इन्हें क्लोज टेस्ट की याद तब आती है ना जब ये मेंस का एग्जाम देने जाते हैं, तब आएंगे टीचर के पास, 1-2 महीने में क्लोज टेस्ट इंप्रूव करवा दो मैम। और क्लोज टेस्ट इंप्रूव करने में टाइम लगता है। यस, ईट इनटू आई कैन अंडरस्टैंड। ईट इनटू हो सकता है काफी बच्चों का रॉन्ग हो गया होगा। एक ने तो पूरा शेड्यूल ही बना दिया श्रीनिवास ने। 2 क्लोज टेस्ट अ वीक, वो कैब 2 days, PQRS 1 day। और पैसेज तो खुद पढ़ लोगे, पैसेज में तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो, खुद सब पढ़ लोगे। लिटिल वाला सबने रॉन्ग किया है। फ्रेजल वर्ब वाला रॉन्ग हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपका दुख दर्द समझ सकती हूँ। मैक्सिमम बच्चे फ्रेजल वर्ब वाला रॉन्ग कर देते, अनटिल एंड अनलेस यू हैव द नॉलेज ऑफ फ्रेजल वर्ब ना। चलो, अब अपने ग्रामर पे चलते हैं। जैसे मैंने बोला हैंड इन कर दिया, मैंने मैंने अपने घर का कीज, मैंने अपने घर की चाबी आपको हैंड इन कर, आपको दे दिया। ठीक है, अब अथॉरिटी आपको दे दी, बट हैंड ऑन करना ना, मैंने आपको जिम्मेदारी दी ताकि आप उसे आगे भी फॉलो करते रहो, उसे आगे भी ट्रांसफर करते रहो। जो 1 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स ना, जब भी क्लोज टेस्ट आए आप लोग बहुत खुश हो जाते, अचानक से जल्दी जल्दी वर्ड्स फिलअप करोगे। जब भी आपको कोई वर्ड लगने लगे कि ये तो बहुत इजी है भाई, और तुरंत आंसर मिलने लगे, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। जो पेपर सेट होता है ना वो इतने स्मार्ट होते हैं, ऐसे ऑप्शंस डालते हैं ना जो आराम से आपको ट्रैप में लेके आपका आंसर गलत करवा दे। तो सबसे कम एक्यूरेसी लेवल ना बच्चों की क्लोज टेस्ट में होती है। अपने हिसाब से तो वो सही करके आते हैं, बट आंसर की में कुछ और रहता है। तो कुछ भी आंसर नहीं भरना है आपको, कॉन्टेक्स्ट समझते हुए, क्लोज टेस्ट का एक एक लाइन समझते हुए, क्योंकि एक एक लाइन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वर्ड फिट करना है। ओके, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे देन यू विल इंप्रूव, नो नीड टू वरी। चलो, he jumped in the river या into the river to save the drowning child? तो he jumped in the river नहीं होगा, he jumped into the river। पहले तो वो रिवर से, यस नितेश, रिवर से बाहर था, और जंप कर डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए वो रिवर में कूद गया। इनटू होगा, इतना कंफ्यूजन किया, ये तो बहुत क्लियर कट क्वेश्चन है। जंप्ड इन द रिवर नहीं होगा, इनटू द रिवर। अगर पहले से वो नदी में स्विम कर रहा होता ना और बच्चे को बचाने जाता, तब इन कर सकते थे, ही वाज स्विमिंग इन द रिवर। और ये नहीं करना एग्जाम में ना, नॉट अटेम्प्टेड सीखे, नॉट अटेम्प्टेड वाला ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखना, अटेम्प्ट करना है। करना क्या है ना, जब नहीं समझ में आए
हमारे पास चार ऑप्शंस है। अब नहीं समझ में आए ना तो ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ ही देना है, आपको कोशिश करना है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला डेली बट छोटा क्लोज टेस्ट करवाओ। ठीक है, छोटा क्लोज टेस्ट क्या, ठीक है, क्लोज टेस्ट इतने लेंथ का आता है। तो कोशिश करना है जब चार ऑप्शंस आ जाए ना, तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं आ रहा है तो छोड़ जाना, यू ट्राई टू एलिमिनेट। कोशिश करो ना कि दो ऑप्शन एलिमिनेट करो, तब आपके पास सिर्फ दो बचेगा, उसमें थोड़ा डिसाइड करना, छोड़ना नहीं। अच्छा नीतीश, ये कौन से साल का पेपर है, आप मुझे एक बार बता दो। ही जम्प्ड आपने बोला है कि, एक बार मुझे बताओ कौन से ईयर का पेपर है, उन्होंने इन दे दिया है। समटाइम्स ये भी होता है ना कि सीजीएल का आंसर की में आंसर कुछ और आता है, और बाद में अगर गलत आंसर होता है ना तो बाद में की रिवाइज होके आता है। तो थोड़ा आप देख लेना। एलिमिनेट करने वालों की कभी हार नहीं होती। एज आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट, एलिमिनेशन पे जाना ही है। और मैं जो एलिमिनेशन बता रही हूँ ना, जब भी मेरे पास बच्चे किसी भी कोई भी क्वेश्चन लेके आते हैं ना, तो मैं कभी भी उन्हें सही आंसर नहीं बताती हूँ। ठीक है, सही आंसर इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे भी अपना एक्यूरेसी लेवल बढ़ाना है। पहले तो देखना है कि बाकी का तीन गलत क्यों है, तब आप सही आंसर पे पहुंचोगे, तो इससे आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और आपका नेगेटिव मार्किंग भी घटेगा। तो ऐसा ही करना है। टाइम ज्यादा कहाँ लग रहा है, एलिमिनेट करने से टाइम दो एक सेकंड ज्यादा लग गया, बट आंसर तो सही मिलेगा ना। ऐसा क्या है कि जल्दी जल्दी सब बना लिया और पता चला आधा से अधिक रॉन्ग है। जैसे अमित ने बोला है कि टाइम ज्यादा लग जाता है। चलो आज प्रेपोजिशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल हमने आई थिंक बिसाइड और बिसाइड्स किया था। ठीक है, कल हमने बिसाइड और बिसाइड्स किया था। लेट अस मूव अहेड, आगे का प्रेपोजिशंस करते हैं। इन इनटू कर लिया, ओवर अंडर एंड ऑल। एक चीज और स्टूडेंट्स का ये भी कंफ्यूजन है। वो बोलते हैं कि मैम अगर हम बाइलिंगुअल बुक्स पढ़ते हैं ना तो बुक्स में देखते हैं एक होता है अमिड और अमंग। हिंदी देखते हैं ना तो अमंग का मतलब भी के बीच, और अमिड का मतलब भी वो के बीच दिखाते हैं। इफ यू गो बाय हिंदी ना तो अमंग और अमिड दोनों का हिंदी निकलेगा के बीच, बट दोनों में डिफरेंस है। अमंग का मतलब के बीच होता है, सॉरी, अमिड का मतलब भी के बीच होता है, बट अमिड इज इन सेंस ऑफ प्लेस। जब किसी जगह किसी स्थान की जिक्र हो उसके बीच बैठे हो, दैट इज अमिड। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ। इसे लिखा मैंने, शेयर द स्वीट्स among the students. He was sitting amid the trees. देखो दोनों जगह सेंटेंस देखो।
अमंग का मतलब भी के बीच, अमिड का मतलब भी के बीच, बट अमिड किस सेंस में यूज होता है? प्लेस। शेयर द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स या अमिंग अमिड द स्टूडेंट्स? नहीं श्रीनिवास, ऐसा नहीं है कि अमिड इज, बहुत सारे, मैं समझ गई हूँ, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि अमंग पर्सन के लिए यूज होता है, ऐसा नहीं है। हम अमंग भी पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं और अमिड भी पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं, अमिड भी पर्सन के लिए यूज हो सकता है। यस। हाँ, ये तो सही दिया, अमिड इज फॉर प्लेस एंड सिचुएशन। यस यू आर राइट, बट आपका ये वाला जो आपने पॉइंट बोला है ना कि अमंग हमेशा लोगों के लिए, और हम ये लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं, चीजों के लिए भी। चलो आज, शेयर द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, स्वीट्स को स्टूडेंट्स के बीच बांट दो, और वो पेड़ों के बीच बैठा हुआ था, दोनों का मतलब तो के बीच निकल रहा, बट स्वीट्स को स्टूडेंट्स के बीच बांट दो, तो यहाँ तो कोई प्लेस नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट के बीच में बांट दो, स्टूडेंट कोई प्लेस है, तो यहाँ पे क्या लगाओ? अमंग। बट वो पेड़ों के बीच बैठा हुआ था, तो यहाँ तो प्लेस बताया जा रहा, सो दिस इज अमिड। सो दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन अमड, अमंग एंड अमिड। ठीक है, अमिड प्लेस के लिए। चलो अब आगे चलते हैं। इज इट क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमिड? शांत बैठे हुए हैं, चलो अब आगे मूव करते हैं। अभिषेक, पार्डन प्लीज, पार्डन कर रही हूँ। अमंग, अमंग का मतलब भी के बीच, अमिड का मतलब भी के बीच, बट अमंग इज इन सेंस ऑफ, अमंग किस सेंस में? आपस, अमंग प्लेस के सेंस में नहीं है, बट अमिड, जैसे आप अपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए हो, तो यू आर सिटिंग अमंग योर फ्रेंड्स या अमिड योर फ्रेंड्स? अमिड, क्योंकि यहाँ जगह बताया जा रहा है ना, आप दोस्तों के बीच बैठे हुए। क्लियर? चलो, आपका जो क्लोज टेस्ट प्रॉब्लम कर रहा था साइड में, वो भी हट गया ना, आई थिंक अब पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ब्लैक बोर्ड। हाँ, सिचुएशन के लिए और प्लेस के लिए, जैसे अभिषेक, अविनाश ने क्वेश्चन भेजा है, द लीडर फाउंड हिमसेल्फ, लीडर ने अपने आप को आलोचना के बीच पाया, सब लोग सीबीआई रेड के बाद वो आलोचना से घिरा हुआ था, क्रिटिसिज्म। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, द लीडर फाउंड हिमसेल्फ। कुछ कुछ स्मार्ट स्मार्ट बच्चे इस बैच में बैठे हुए, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, और अच्छी बात है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भेजिए ऐसे। द लीडर फाउंड हिमसेल्फ अमिड या अमंग क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म आफ्टर द सीबीआई रेड। ठीक है, सीबीआई रेड के बाद लीडर ने अपने आप को आलोचना के बीच पाया। तो ये जो अमिड है ना, अमंग तो आपस में बीच में है, अमिड के सेंस में होता है, प्लेस के सेंस में भी यूज करते हैं, और किसी सिचुएशन है, तो अपने आप को आलोचना के से घिरा हुआ, तो ये भी एक आलोचना वाला एक सिचुएशन ही है ना, उसके साथ भी अमिड हो। आई थिंक अविनाश क्लियर हो गया होगा। जैसे अमिड सो मेनी डिफिकल्टीज, इतनी बाधाओं के बाद भी, इतनी बाधाओं के बीच घिरे रहने के बाद भी आपने एसएससी निकाल लिया, तो इट इज अमिड। यस अविनाश, रिस्पॉन्ड करो, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे मूव करते। ये तो हमने अमिड और अमिस किया, अब इस पे आते हैं।
कुछ कुछ चीजें हमारे एसएससी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम, ब्यूटीफुल इन द सेंस कुछ कुछ चीजें टीचर पढ़ाते हैं, कुछ कुछ चीजें बुक्स में लिखी हुई मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली तरह तरह के आंसर्स मिलते हैं, बट अल्टीमेटली हमें आंसर किसका मानना है? आंसर तो हमें एसएससी के अकॉर्डिंग ही जाना है, क्योंकि मार्क्स हमें तो एसएससी ही देने वाला है। तो यू हैव टू अबाइड बाय द आंसर ऑफ एसएससी, एसएससी का ही आंसर मानना है। मार्क्स वही देगा, नौकरी उसी मार्क्स से मिलने वाली। चलो बता दो बिटवीन क्या है। ये तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। बिटवीन कितने के लिए? बिटवीन और अमंग। लेट अस डू द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एंड अमंग। अमंग्स बाद में करेंगे। अमंगस्ट वो स्टूडेंट्स के बीच में गा रहा था, तो वहां भी प्लेस ही बताया जा रहा है ना नितेश। स्टूडेंट्स आपस में नहीं कुछ गा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के बीच में बैठा होगा या खड़ा होगा और गा रहा होगा। सो ही वाज सिंगिंग अमंग द स्टूडेंट्स नहीं होगा, दैट इज अमिड द स्टूडेंट्स। बिटवीन और अमंग होपफुली ये तो बहुत इजी सा प्रेपोजिशन है, सबको पता होगा। बिटवीन इज फॉर टू पर्सन्स। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है। कभी कभी दो से ज्यादा होता है, बट फिर भी हम अमंग ना यूज करके बिटवीन करते हैं। पहले तो इजी इजी वाला करते हैं। ठीक है, बिटवीन इज फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट से मैं पूछती हूँ ना कि पर्सन का प्लूरल क्या होगा, तो उनका आंसर होता है पर्सन का प्लूरल पीपल होता है। ऐसा नहीं है। ठीक है, पर्सन का प्लूरल पीपल नहीं है। पर्सन का प्लूरल क्या है? पर्सन का प्लूरल पर्सन्स है। ठीक है, तो पर्सन का प्लूरल पीपल नहीं लगाओ। पर्सन सिंगुलर है, पर्सन्स प्लूरल है। और जो पीपल है ना, बहुत सारे लोगों के जो समूह है, पीपल में बहुत सारे लोग हैं, और पीपल अपने आप में प्लूरल है। इसको प्लूरल नहीं कर रहे हैं, पीपल आर होगा। और जब पीपल का प्लूरल बनता है, ये हम नाउन में पढ़ेंगे, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो कोई पूछे आपके पर्सन का प्लूरल क्या है, दैट इज नॉट पीपल, दैट इज पर्सन्स। व्यक्ति, व्यक्तियों। अभी ऑन ऑफलाइन क्लास में एक स्टूडेंट, अभी कोई हरियाणा का एग्जाम था, एग्जाम दे के आए थे, उन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा कि मैम हाथी का प्लूरल क्या होता है। और मैंने भी आंसर गलत बताया। सिंस वी पीपल आर इंडियंस, तो हमारी हिंदी तो अच्छी होनी चाहिए, बट हम लोग की हिंदी भी अच्छी नहीं है, इंग्लिश भी पूरी तरह से अच्छी नहीं है, हिंदी भी अच्छी नहीं है। हाथी का प्लूरल उसने मुझसे पूछा कि मैम ये हमारे एग्जाम में, हरियाणा कोई स्टेट लेवल वाली एग्जाम थी, उसमें उन्होंने पूछा कि हाथी का प्लूरल क्या होता है, एक बार मुझे बता दो हाथी का प्लूरल क्या है। मैंने भी आंसर गलत ही बताया था। हो सकता है आप लोगों में से भी किसी ने एग्जाम दिया हो। दिस इज इन हिंदी, हिंदी में बताना है। बिकॉज इंग्लिश में तो हमें पता है कि इंग्लिश में एलिफेंट का प्लूरल क्या है, एलिफेंट्स। हिंदी में इंग्लिश में तो इसका प्लूरल होता है, बट क्या प्लूरल है एक बार बता दो, इसकी हिंदी में क्या प्लूरल होगी। बैठ के कुछ ढूंढ रहे होंगे। अच्छा, रणधीर ने आंसर दिया हाथी का प्लूरल। यस, यू आर राइट, यू आर एन इंटेलिजेंट गाई। हाथी हो, हाथी है, क्या क्या सब मैं बता रही थी, बट हाथी का प्लूरल हाथी ही होता है। हिंदी में इसका प्लूरल वही है, बट इंग्लिश में तो अनेक हाथी ही होगा। यस, यू आर राइट। इसने, ये किसने दे दिया हाथी का प्लूरल? तीन हाथी। हाथी ही है, ये हमारा एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। बिटवीन कितने के लिए? बिटवीन टू पर्सन या थिंग्स के लिए, और अमंग इज फॉर मोर देन टू। ठीक है, दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा व्यक्ति के लिए, चीजों के लिए। बिटवीन इज फॉर मोर देन, बिटवीन इज फॉर टू, और अमंग इज फॉर मोर देन टू। क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी है इसमें।
अच्छा, I got in the state exam in Hindi 67 out of 70. Very good. State exam. ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग मार्क्स है भाई नितेश. 67 लाना 70 में, दैट इज वेरी गुड. और वो भी हिंदी जैसे खतरनाक सब्जेक्ट में. हिंदी में 67 आ गया 70 में, तो होपफुली आपका प्री में इंग्लिश में 50 में 47 तो आ जाना चाहिए. अनेक एक ने तो आंसर दिया है, विवेक ने अनेक तीन हाथी. पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग लगा रहे हैं. हाँ, द टू कैट्स शेयर्ड द ब्रेड बिटवीन देमसेल्व्स या अमंग देमसेल्व्स, ये तो क्लियर है. नो डाउट, यहाँ तो दे हैव स्पेसिफाइड कि हियर देयर आर टू कैट्स है, तो दैट शुड बी बिटवीन. अमंग. अमंग नहीं है. नेक्स्ट पे आओ आप. बट नॉट गॉट सेलेक्टेड. कोई बात नहीं है, और भी कुछ आपके लिए भगवान ने कुछ और भी बेटर प्लान किया है. नो नीड टू वरी. शेयर द स्वीट्स अमंग द टू ब्रदर्स या बिटवीन द टू ब्रदर्स, अब तो क्लियर हो गया, दो भाई है तो बिटवीन. और शेयर द स्वीट्स बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ द, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, दैट इज अमंग. ये तो हमने किया बेसिक बिटवीन और अमंग के बीच में. बट आप कुछ एक्सेप्शंस भी करते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस इन द सेंस कि कभी कभी दो से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, बट फिर भी हम वहां पे अमंग ना यूज करके बिटवीन का यूज करते हैं. लेट अस डू सम एक्सेप्शंस. ये तो बहुत बेसिक सा रूल था, दो के लिए बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए अमंग. Let us do some exceptions.
चलो मुझे आंसर कर दो, 1 2 3। 1 का अमंग किया। अच्छा, 1 का अमंग किया। 1 का आंसर मुझे दे दो फटाफट। निहारिका ने अमंग किया है। इतनी इतनी कौन सी सोच में पड़ गए सब। छोटा सा आंसर देना है आपको। देर इज अ मैच बिटवीन या अमंग इंडिया, श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज। पहला का आंसर देना है। यस, नितेश, अविनाश, सृष्टि, सबने बिटवीन आंसर दिया है पहला का। बट ऐसा क्यों है, बिटवीन क्यों है? यहाँ तो 3 कंट्रीज की बात हो रही है। इंडिया की, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, और 3 कंट्री की बात हो रही है, 2 से ज्यादा है। तो अमंग आना चाहिए ना, बट आंसर बिटवीन क्यों है? ओके, बिकॉज देर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये सुधांशु ने अमंग दिया, अमंग रॉन्ग आंसर है। ठीक है, बिकॉज देर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। यस नितेश, यू आर राइट। पारस्परिक संबंध इन द सेंस, क्योंकि मैच तो जब भी होगा 2 के बीच ही होगा ना। इधर इंडिया श्रीलंका, या श्रीलंका वेस्ट इंडीज, या वेस्ट इंडीज इंडिया। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन 2, इसलिए इसका आंसर क्या है? वेरेवर वी हैव अ सेंस ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध के सेंस में आएगा। तो वहां चाहे 2 से ज्यादा ही क्यों ना हो, बट फिर भी हम अमंग ना यूज करके बिटवीन करेंगे। यस राहुल, यू आर राइट। मैच तो 2 ही कंट्रीज के बीच होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। इंडिया लाइज अमंग बिटवीन नेपाल, भूटान एंड चाइना। इंडिया जो है इन सारे तीनों के, इन सारे 3 कंट्रीज के बीच में। चलो मुझे बताओ, सेकंड वाला आंसर बताओ। सेकंड का मुझे एक बार आंसर भी बता देना, जैसे राहुल ने आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी भेजा है, इट्स वेरी गुड। सेकंड भी मुझे आंसर बताना और एक्सप्लेनेशन भी देना। ऐसे थोड़ी मैं मान लूंगी, अब लगेगा तुक्का लगा दिया आप। संदीप ने बोला है, अभिषेक ने बिटवीन बिटवीन, लेकिन मुझे आंसर बताओ क्यों बिटवीन? यहाँ तो नेपाल, भूटान एंड चाइना है। और एक तो आलसी विवेक ने ऐसा लिखा है, लेथार्जिक लेकाडाइसिकल, ऐसा लिख के भेजा है। इतने लेथार्जिक, लेकाडाइसिकल, स्लॉथफुल, लिस्टलेस बनोगे तो जॉब कैसे करोगे? बिटवीन आंसर होगा, बट मुझे एक बार एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में भेजो क्यों होगा। हाँ, यहाँ पे आपका क्या है, एक साइड में इंडिया है और एक साइड में बाकी के। कहीं ना कहीं इंडिया जो स्थित है 2 ही कंट्री के बीच होगा ना। या तो नेपाल भूटान के बीच 2 कंट्री, या तो भूटान चाइना के बीच, या तो चाइना नेपाल के बीच बॉर्डर शेयर होता है। यस यू आर राइट। ज्योग्राफी लेके आ गए, बॉर्डर शेयर होता है। यस यू आर राइट संदीप। अ वेरी टेक्निकल आंसर यू हैव गिवन। इसका भी बिटवीन। नेक्स्ट वाला बता। देर इज एन अंडरस्टैंडिंग अमंग द नेशंस या बिटवीन द नेशंस। बाउंड्री एज रणधीर, यू आर राइट, बाउंड्री तो 2 ही कंट्री का होता है। ज्योग्राफी से सब इंस्पायर्ड है। चलो लास्ट का बताओ। देर इज एन अंडरस्टैंडिंग अमंग द नेशंस या देर इज बिटवीन द नेशंस। इसका आंसर बताओ और लॉजिक शेयर करके बताओ कि यहाँ कौन सा बाउंड्री शेयर हो रहा है। सृष्टि ने अमंग दिया है। चलो और भी बताते जाओ आंसर। मुझे थर्ड का आंसर बताना। अंडरस्टैंडिंग अमंग होगा या अंडरस्टैंडिंग बिटवीन? थर्ड का आंसर देना। विवेक ने थर्ड आंसर दिया, अमंग। चलो विवेक, आपने थर्ड अगर आंसर दिया है तो क्यों अमंग आंसर दिया, एक बार बताना। कृष्णानंदन ने भी अमंग दिया, जिसका आंसर अमंग है ना, विवेक, कृष्णानंदन, एक बार मुझे बताओ। सृष्टि ने भी दिया है कि अमंग क्यों होगा। अम, संदीप ने बोला है बिटवीन। अंडरस्टैंडिंग हमेशा एक दूसरे के बीच होता है। यस बिटवीन। यस, अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा वर्ड है ना। अंडरस्टैंडिंग जब भी हम होते एक साथ, सब कंट्री के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग की हम जब भी बात करते हैं ना, आपस में एक दूसरे के बीच, तो यहाँ भी अंडरस्टैंडिंग के साथ बिटवीन, नॉट अमंग। यस संदीप, यू आर राइट।
ये मुझे लग रहा था बच्चे यहाँ अपना कुछ दिमाग लगाएंगे कि ये हमारा सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। आई ब्रिंग द क्वेश्चन, बता दूंगी कौन से ईयर में आए हैं। कुछ बच्चों ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि अगर अंडरस्टैंडिंग तीन कंट्री के बीच में होती ना, अगर कुछ ऐसा होता है, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड भूटान, तब बिटवीन लगाते हैं। बट यहाँ तो कंट्रीज मेंशन नहीं है, तो अमंग लगा देंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। या कंट्री का नंबर मेंशन नहीं हो, बहुत सारे कंट्रीज भी हो, उसके साथ हमेशा बिटवीन आएगा। अंडरस्टैंडिंग अमंग होता नहीं, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन। थर्ड मैम फिर से बता दीजिए। थर्ड, हाँ, अंडरस्टैंडिंग वर्ड हमेशा, अंडरस्टैंडिंग मतलब पारस्परिक, आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। और जब भी हम आपस में बात करते हैं ना, ठीक है, आपस में, जैसे तीन का, अगर तीन कंट्री भी हो गया, 10 कंट्री भी है, तो सबका एक दूसरे से आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो इसके साथ हमेशा बिटवीन आए। अलायंस बिटवीन, ट्रीटी बिटवीन, ठीक है, सबके साथ बिटवीन है। मुझे इसीलिए मैंने पूछा कि अगर अमंग डाला तो क्यों डाला। मुझे लग रहा था कुछ ऐसा आंसर आएगा कि अनगिनत कंट्रीज है, इसलिए बिटवीन अमंग लगा देंगे। अगर तीन कंट्री होता तो बिटवीन लगा देते। ऐसा कोई रूल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ही होता है। ये संदीप ने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। चलो, अभी तो हमने बिटवीन और अमंग किया है, ठीक है, बिटवीन और अमंग किया। अब हम अमंग और अमंगस्ट पे चलते हैं। अमंग और अमंगस्ट में बुक्स में क्या लिख देते हैं, न्यूज़पेपर में क्या आता है, सीजीएल किसको आंसर मानता है? लिख लिया होगा इसको। शुड आई रैप दिस? यस, अंडरस्टैंडिंग सार्क कंट्रीज भी है, तो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या आपको आंसर कैसे रेडी रखना है। अमंग और अमंगस्ट, अमंग इज फॉर मोर देन टू, और अमंगस्ट इज ऑल्सो फॉर मोर देन टू, ठीक है। अमंग भी दो से ज्यादा, अमंगस्ट भी दो से ज्यादा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर मोर देन टू, बट बिफोर अ वॉवल साउंड, ठीक है। बट इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अमंग दो से ज्यादा और अमंगस्ट भी दो से ज्यादा, अमंगस्ट इज ऑल्सो फॉर मोर देन टू, बट दैट शुड बी बिफोर अ वॉवल साउंड। एंड होपफुली एवरीबडी नोस कि वॉवल साउंड क्या होता है। वॉवल साउंड तो सबको पता है। वॉवल और कॉन्सोनेंट तो सबको पता है। थोड़ा बहुत एक छोटा सा इजी भी जाते हैं। जहां भी वॉवल साउंड क्या बोलते हैं, जहां भी अ आ ई का उच्चारण आए, अ आ ई का उच्चारण आए तो क्या लगाओगे? एन। और जहां भी क ख ग का उच्चारण है, यू विल यूज अ। एंड होपफुली इस बैच में क ख ग घ और अ आ ई सबको तो आता ही होगा। आता है ना सबको? ठीक है, थोड़ा सीरीज इधर उधर ब्रेक हो जाए, बट आता तो होगा ही सबको। जैसे मैंने अब, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप छोटे क्लास में रहते हो ना, स्टैंडर्ड थर्ड फोर्थ में, तो आपको टीचर सिखा देते हैं कि जहां भी ए ई आई ओ यू देख लेना, एन लगा देना। और इन पांचों के अलावा जो भी बी सी डी आ गया है,
उसमें अ लगा देना है। ये तो टीचर उस समय समझाते हैं ना जब आपका दिमाग थोड़ा छोटा रहता है, बड़ा अब तो आपका दिमाग बड़ा हो गया है। और यही चीज को बच्चे याद रखते हैं, बाद में जाके दिक्कत होती है, क्योंकि हम जो अ और एन लगाते हैं वो वॉवल को देख के नहीं लगाते। क्या देख के लगाते हैं? क्या देख के लगाते हैं? दैट इज साउंड। साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन देख के लगाते हैं। इट्स नॉट द लेटर्स वी सी द साउंड। अब देखो मैंने एक वर्ड लिखा यूनिवर्सिटी, और मैंने एक वर्ड लिखा अम्ब्रेला। ये मुझे थोड़ा सा इसलिए बताना पड़ेगा, अगर जिसको वॉवल और कॉन्सोनेंट में कंफ्यूजन है उसका क्लियर हो जाएगा। बोथ university also starts with u and umbrella also starts with u. Both the words starts with u. दोनों u से स्टार्ट होता है। और u क्या है? u is a vowel, और vowel के साथ तो an यूज होगा। बट अम्ब्रेला का एन सही है, यूनिवर्सिटी का एन गलत है। बिकॉज हम सिर्फ लेटर नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? वी सी द प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी, यू, हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? यू। ठीक है, ये य आ रहा है, यू। और य तो किस में आता है? ये क ख ग घ में आता है। सो दिस इज अ। बट यहाँ यू का प्रोनाउंसिएशन क्या है? अ। अम्ब्रेला, आई में आता है, दैट बिकम्स एन। एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, कुछ मेरे ब्रिटिश स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे जिसको क ख ग घ और अ आई नहीं आता होगा। जिसको क ख ग घ अ आई नहीं आता है, उसका भी उपाय है। यूनिवर्सिटी को लिखो, यू को ऐसे लिखो, यू। यू इज वाई यू यू, और वाई कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके साथ अ। और दिस इज अम्ब्रेला, ए ई एम, ये तो अ साउंड आ रहा। इफ आई आस्क यू, ये देखो इसका डालो, ये क्या है? पहला का मुझे बताओ। इसमें आप भरो, फिल करो, और एन में से क्या आएगा? ईयर। और ईयर में कौन और एन लगाने के लिए ना सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। जब तक प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा दिक्कत हो जाएगी। पहला का मुझे बता दो, अ ईयर या एन ईयर? बता दो ईयर के साथ क्या होगा, अ और एन, फर्स्ट और सेकंड का आंसर। अच्छा, संदीप ने बोला है कि दोनों के साथ एन आएगा। ओके, संदीप का आंसर है। और प्रीतम ने बोला है कि इसके साथ अ आएगा और इसके साथ एन आएगा। एन ईयर, एन ईयर। ईयर में ऐसे ही बच्चे, राहुल का भी आंसर गलत है। ईयर में बच्चे गलत कर बैठते हैं। इस विवेक देशवाल ने सही आंसर दिया है। ईयर जो है ना, इसको प्रोनाउंस करो। ये ये ईयर नहीं है, दिस इज नॉट ईयर, दिस इज ईयर। ईयर, वन ईयर, य क ख ग घ में। सो दिस इज अ। बट ये जो ईयर है, दिस इज ई, ईयर। तो ये तो एन होगा, और ये ईयर, ये गलत है थोड़ा सा। हर श्रीनिवास ने अ ईयर कहां से कर दिया? इसको ईयर नहीं पढ़ना है ना, इसको पढ़ते ईयर। ईयर, ई, ई वॉवल साउंड है। ये सब में भी गलती कर दी है। ये तो मुझे वॉवल यूज करना था इसलिए बताना पड़ा। अच्छा, ये एक बार मुझे ये बता, इसके पहले क्या लगाओगे? इसके साथ क्या लगाओगे? और लगाओगे या एन लगाओगे? यस, एन सही। ठीक है, इसका जो एच है ना, दिस एच इज साइलेंट, इसे बोलते हैं एयर। ठीक है, एयर। एयर का मतलब है उत्तराधिकारी, वारिस। वारिस के लिए यूज होता है। तो एच इज साइलेंट, तो एयर हो जाए। जैसे आप ऑनेस्ट बोलते हो ना, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट में भी तो एच साइलेंट है, ऑनेस्ट है, ओ आ रहा है।
तो इसके साथ अ नहीं होगा, दैट इज एन। सो एच ओवर ईयर वाज आल्सो साइलेंट। एन एयर, एयर टू द थ्रोन, एयर के साथ हमेशा टू आता है। एयर का मतलब है उत्तराधिकारी, राजगद्दी का वारिस है, एयर टू। यस, नितेश, प्रीतम, सब राइट हो। सक्सेसर, यस। अब तो वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड समझ में आ गया। अब जो मुझे बताना था उसे ध्यान से सुनोगे अब। अमंग भी दो से ज्यादा, अमंगस्ट भी दो से ज्यादा, बट अमंगस्ट बिफोर अ वॉवल साउंड। शेयर द, आपके पास दो ऑप्शन है, शेयर द स्वीट्स अमंग या अस, या शेयर द स्वीट्स अमंगस्ट अस। बताओ क्या होगा, अमंग या अमंगस्ट? आपको दो में से एक चुनना है। और अब मैंने क्या बोला, अमंग भी दो से ज्यादा, अमंगस्ट भी दो से ज्यादा, बट अमंगस्ट बिफोर अ वॉवल साउंड। ये अस कौन सा साउंड है? अस वॉवल साउंड है, क्या लगा दो? अमंगस्ट। चलो यहाँ तो आपने यूज कर दिया अमंगस्ट। अब जनरली बच्चे न्यूज़पेपर का सेंटेंसेस लेके आते हैं, न्यूज़पेपर में सेंटेंसेस लेके आते हैं कि मैम हमने तो पढ़ा है कि अमंगस्ट किसके साथ यूज होता है? वॉवल साउंड, ठीक है, और अमंग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। बट मॉडर्न इंग्लिश में न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ोगे या बुक्स वगैरह भी कहीं भी देखोगे कि जो अमंगस्ट है ना, मॉडर्न इंग्लिश में जरूरी नहीं है कि अमंगस्ट हमेशा वॉवल के साथ ही लगेगा। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में अमंगस्ट का यूज वॉवल के साथ भी कर सकते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ। ठीक है, अब कोई भी किसी के साथ भी यूज हो सकता है। हम्म। और जो हमारा अमंग भी है, ये अमंग भी वोवल के साथ भी यूज हो सकता है, कॉन्सोनेंट के साथ भी। तो अब ये डिफरेंस नहीं रहा कि अमंगस्ट हमेशा वोवल के साथ यूज होगा। ये अमंगस्ट हम वोवल के साथ भी यूज कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ भी। और अमंग ऐसा नहीं है कि हमेशा कॉन्सोनेंट होगा, वोवल के साथ भी हो सकता है। अब कोई भी किसी के साथ भी यूज हो सकता है। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन आ गया, अगर आपको दो में से एक चुनना पड़े, अगर ये एरर में ऐसा, अगर एरर में आ गया ना, जैसे ऐसा आ गया, शेयर द स्वीट्स अमंग्स द बॉयज। ठीक है, ऐसा सेंटेंस आ गया, शेयर द स्वीट्स अमंग्स द बॉयज, तो स्टूडेंट्स को लगेगा ना कि द तो कॉन्सोनेंट साउंड है, और आप अमंग्स को क्या में बदलोगे? अमंग में। बट ऐसा कोई एरर नहीं है, नो एरर है। आप कॉन्सोनेंट वॉवल किसी के साथ कुछ भी लगा सकते हो। बट कभी ऐसा सिचुएशन आ गया फिल अप द ब्लैंक्स में कि जहां पे आप स्टक हो गए हो, जहां पे आपको दो में से कोई एक ऑप्शन चुनना है, फिल अप द ब्लैंक्स में तो नो एरर होता नहीं, दो में से कोई एक ऑप्शन चुनना है ना, तब आप वॉवल साउंड का सहारा लोगे। अगर वॉवल साउंड है तो अमंग्स लगा देना, कॉन्सोनेंट है तो अमंग लगा देना। वैसे अब अच्छा, हाउ टू आइडेंटिफाई ओल्ड एंड न्यू इंग्लिश? सी, सर्टेन न्यू इंग्लिश में सर्टेन वर्ड्स कॉइन हो के आए, ये आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं। आपको इंग्लिश का रिसर्च थोड़ी करना है। ठीक है, वो न्यू इंग्लिश क्या बन जाता है, पहले हम उसको नहीं मानते थे, अब उसको भी मानते हैं। न्यू इंग्लिश में ये भी एक्सेप्टेड है, तो इंग्लिश में चेंजेस होते रहते हैं। कोई भी लैंग्वेज ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। जैसे नितेश ने पूछा हाउ टू आइडेंटिफाई ओल्ड और न्यू इंग्लिश, ये करके क्या करोगे? आपको रिसर्च थोड़ी करना है। ऐसा थोड़ी है कि मुझे भी पूरी न्यू इंग्लिश आती है। हमें नो न्यू इंग्लिश, नो ओल्ड इंग्लिश, ओनली सीजीएल इंग्लिश, सीजीएल को मान के चलना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नॉट ओनली सीजीएल, एसएससी, बैंकिंग, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मानता है। ये नितेश, ओल्ड इंग्लिश और न्यू इंग्लिश पे ना एक बार जब जॉब मिल जाएगी उसके बाद रिसर्च करते रहना, और मुझे भी इन्फॉर्म करना न्यू इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स आए। आई थिंक अमंग और अमंग समझ में आ गया है। अमंग कॉन्सोनेंट के साथ, वॉवल के साथ दोनों, अमंग्स भी कॉन्सोनेंट वॉवल दोनों के साथ।
बट अगर चुनने की बारी आई फिल अप द ब्लैंक्स में दोनों में से किसी एक की, तब हम ये वाले रूल, ये वोवल साउंड का सहारा लेंगे। अस है तो अमंग्स, कॉन्सोनेंट होता तो हम। नितेश ने ओके लिखा है। इतना सारा चीज पढ़ने को है आपके पास, रिसर्च इंग्लिश के पीछे क्यों भागो। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। कल तो थर्सडे है। एक ने मुझे बोला था कि फ्राइडे को क्लास 6:30 तक रखता है, बट फ्राइडे को आप मेंटली प्रिपेयर्ड होके आओगे, क्लास चलेगी 7 बजे तक। हमें उस स्टूडेंट से बदला लेना है ना, जो मैथ्स की क्लास के लिए बोल रहे थे 6:30 तक क्लास रखने के लिए। अविनाश ने बोला सर फिक्स प्रेपोजिशन। चलो आज फ्लो नहीं तोड़ना है, ठीक है। अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आज ग्रामर ही करते हैं, कल हम फिर से वर्ड पावर फिक्स प्रेपोजिशन से स्टार्ट करेंगे। और कल वन मोर थिंग आई वांट माय स्टूडेंट्स की कल वो 680 क्वेश्चंस वाला सेट आप अपने आप 80 क्वेश्चंस वाला सेट अपने पास रखना है आपको, ठीक है। थोड़े से स्पीड में डिस्कशन करेंगे। अब हमारा सबसे फेवरेट ऑफ और ऑफ, वेरी ब्यूटीफुल प्रेपोजिशन ऑफ, सिंगल एफ और डबल एफ वाला। बच्चों से पूछती हूँ ये, उसको बोलते हैं छोटा ऑफ बड़ा ऑफ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंगल एफ डबल एफ। चलो अब मुझे जल्दी से बता दो क्या डिफरेंस है। ये जो ऑफ है ये क्या बताता है, ये वाला ऑफ क्या बताता है, ये ऑफ दो चीज बताता है। जल्दी से बता दो क्या बताता है ये। इसमें बहुत सारा डिस्कशन, इसमें टाइम लगने वाला है, आज पूरा खत्म नहीं होगा, कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार बता दो, ये जो ऑफ है ना ये दो चीज बताता है। जहां भी का के की का सेंस आता है हम ऑफ लगाते हैं। का के की क्या बताता है, व्हाट डज दिस ऑफ डिनोट्स, दिस ऑफ डिनोट्स रिलेशन। का के की लिए भी यूज करते हैं। दिस ऑफ डिनोट्स पोजेशन, मालिकाना अधिकार। दिस ऑफ डिनोट्स ओनरशिप। ओके, अधिकार रिलेशन बताने के लिए ऑफ यूज करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम डिनोटिंग दिस रिलेशन पोजेशन एंड ओनरशिप, ये सब बताने के अलावा ये ऑफ हमारा एक और चीज बताता है, दैट इज कॉज, कारण, रीजन। दो चीज बताता है। ये सोर्स भी बताते हैं, द वाटर ऑफ गंगा, वहां भी तो काके की का सेंस आ रहा है ना, ठीक है। पोजेशन बताने के लिए, हुज वाटर, गंगाज वाटर, कहाँ का पानी, गंगा का पानी। तो सोर्स मोर और लेस वो भी रिलेटेड है किससे, किसका सोर्स, पोजेशन, कहाँ का, ओनरशिप, वो भी उसी से रिलेटेड। द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश गोल्ड बैच आर वेरी इंटेलिजेंट। तो अब मुझे बताओ यहाँ काके की का सेंस आ रहा है ना, ठीक है। काके की का आ रहा है इंग्लिश गोल्ड के स्टूडेंट्स। तो रिलेशन, पोजेशन, कहाँ के स्टूडेंट्स, ओनरशिप, कहाँ के ओनर है ये, हमारे स्टूडेंट्स कहाँ के ओनर है, ये इंग्लिश गोल्ड बैच के ओनर है। तो यहाँ पे ओनरशिप बता रहे हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर। जनरली हम इंडियंस की हैबिट होती है ना, पहले हम इंडियंस चीजों को वी पीपल ट्रांसलेट इन हिंदी,
एंड देन उसके बाद इंग्लिश करते हैं। यस। सेपरेशन अब अविनाश हम बाद में करेंगे, पहले तो हम सिंगल एफ की बात कर रहे हैं। डबल एफ वाला ऑफ बाद में करेंगे, पहले सिंगल ऑफ है। सिंगल ऑफ हमारा दो चीज बताता है, एक तो सिंगल ऑफ डिनोट्स रिलेशन एंड अपार्ट फ्रॉम डिनोटिंग रिलेशन दिस सिंगल एफ ऑल्सो डिनोट्स कॉज, कारण बताने के लिए भी पीपल यूज ही डाइड ऑफ कैंसर और ही डाइड फ्रॉम कैंसर। जैसे इसकी हिंदी करोगे ना तो वो कैंसर से मरा, और से का मतलब हिंदी में क्या होता है, फ्रॉम, तो आप फ्रॉम लगाओगे, बड़ी ये गलत है। ठीक है, अभी डबल एफ पे नहीं जाना है प्रीतम, डबल एफ अभी मैंने नहीं शुरू किया, सिंगल है, ही डाइड ऑफ कैंसर। और यहाँ का जो ऑफ है ना, ये रिलेशन वगैरह नहीं बता रहा है, यहाँ का ऑफ क्या बता रहा है, उसके मरने की वजह, उसके मरने का कारण, दैट वाज कैंसर। तो यहाँ का ऑफ इज कैसे मरा, कैंसर से। यहाँ का ऑफ इज डिनोटिंग रीजन एंड यहाँ का ऑफ इज डिनोटिंग ओनरशिप, पोजेशन है ना। ठीक है, तो दिस ऑफ डिनोट्स टू थिंग। अब सीधा डबल एफ पे पहुंच गए, स्विच ऑफ और वो सब उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सिंगल एफ कॉज भी बताते हैं, साथ में रिलेशन, सेपरेशन, सोर्स, नॉट सेपरेशन, रिलेशन, पोजेशन, सोर्स बताने के लिए भी यूज करते हैं। अब चलो चलते हैं डबल एफ। कभी भी ही डाइड फ्रॉम कैंसर नहीं होगा, ही डाइड ऑफ। और कौन वाला ऑफ, सिंगल वाला। अभी तो हम और भी डिस्कस करेंगे कि सिर्फ ऑफ ही नहीं लगता है, कारण बताने के लिए अगर कोई एक्सीडेंट में मर रहा है तो विथ भी लगता है, वो हम अलग से करेंगे। पहले हम चलते हैं इस पे, डबल एफ। कर दूर अब, छाप लिया सबने। हाँ, फ्रॉम गलत है अभिषेक, फ्रॉम गलत है, ही डाइड फ्रॉम कैंसर, टोटली रॉन्ग। डायरेक्ट ही डाइड फ्रॉम कैंसर नहीं होता, ही डाइड ऑफ कैंसर। और ऑफ में भी कौन सा, सिंगल वाला। लिख लिया सबने। और मैंने ये जो सेंटेंस लिखा था ना, द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश गोल्ड बैच आर वेरी इंटेलिजेंट, इसे बहुत ज्यादा दिल से मत लेना, ये मैंने आपको खुश करने के लिए लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खुश हो जाना। आज चिल्ड्रंस डे है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को खुश करने के लिए ये सेंटेंस लिख दिया, एंड विश यू पीपल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू लिख दिया सब। पहले मुझे बताओ कि सब चिल्ड्रन हो अभी, मैंने तो आप लोगों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोला बट चिल्ड्रन हो अभी, अभी तो चिल्ड्रन नहीं हो, सब बड़े हो चुके हो, दिमाग भी बड़ा हो गया है सबका। बट ठीक है, आप तो मेरे लिए तो चिल्ड्रन ही हो सब। और आई विश कि नेक्स्ट चिल्ड्रंस डे पे आप कहीं ना कहीं अच्छे जॉब में रहो, अब तो चिल्ड्रन नहीं रहोगे। हम्म। चिन्मय ने बहुत दिल को छू लेने वाली बातें की है, बोला है कि मैम आपके सामने तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। यस, बच्चे ही रहोगे हमेशा। डबल एफ का यूज करते हैं सेपरेशन के लिए, वेन एवर वी हैव अ सेंस ऑफ सेपरेशन। अटैच मतलब जोड़ना, डिटैच मतलब अलग करना। जब भी अलगाव का सेंस आए, सेपरेशन का सेंस आए, देन
निहारिका ने बोला यस आई एम अ चाइल्ड बिकॉज आई एम इन ट्वेल्थ। नो डाउट यू आर अ चाइल्ड, अभी तो ट्वेल्थ में हो। इतनी हड़बड़ी क्या थी कोचिंग करने की, अभी तो ट्वेल्थ में हो। 3 साल और पढ़ोगे उसके बाद सीजीएल के लिए एप्लीकेबल हो गया। नॉट एप्लीकेबल, दैट इज एलिजिबल हो गया। निहारिका इज सो क्यूट सेंटेंस शी हैज सेंट। whenever we have a sign of separation, अलगाव का सेंस आए, डिटैचमेंट का सेंस आए, तो वहां पे आप डबल एफ का यूज करो। अब एक स्टूडेंट है मेरे खतरनाक वाले स्टूडेंट जिनका दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है। अब देखो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपने तो बोला है उसका दिमाग कहाँ पे गया था। आपने तो बोला है कि ही डाइड फ्रॉम कैंसर नहीं होगा, ऑफ कैंसर होगा। ठीक है, सिंगल वाला ऑफ होगा, डबल वाला ऑफ नहीं होगा। बट डबल वाला ऑफ क्यों नहीं होगा? उसने मुझसे क्वेश्चन पुट अप किया। यस, निहारिका इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। यस, बेस्ट विशेस। सेपरेशन, मैंने अभी आपको बोला कि जब भी सेपरेशन का सेंस आए, ठीक है, जब भी सेपरेशन, जब भी अलगाव का सेंस आए, तो वहां क्या लगाते हैं? डबल एफ। अब स्टूडेंट ने क्वेश्चन पुट अप किया कि मैम यहां भी तो अलगाव हो रहा है। अब मैंने उससे पूछा क्या चीज अलग हो रहा है? यहाँ तो अलगाव नहीं हो रहा है, यहाँ तो कारण बताया जा रहा है, और कारण बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंगल एफ का, डबल एफ का यूज नहीं करते हैं। लेकिन उसने बोला कि यहाँ तो अलगाव हो रहा है। देन आई आस्क्ड हिम क्या अलगाव हो रहा है? देन उसने बोला कि बॉडी से लाइफ अलग हो रही है। एंड बॉडी से लाइफ कहाँ अलग हो रही है? ठीक है हो रही है, बट यहाँ वो सेंस नहीं जा रहा है ना। बॉडी से लाइफ अलग होने का सेंस नहीं जा रहा है, यहाँ कॉज का सेंस जा रहा है, कारण का। और कारण के लिए हमेशा सिंगल एफ। ठीक है, बट दैट स्टूडेंट को मैंने ये आंसर किया ना, तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई आंसर। वो मेरे आंसर से संतुष्ट नहीं थे, उनका फेस देख के मुझे लग रहा था। देन मेरे दूसरे स्टूडेंट ने बोला कि मैम आप आराम से रहो, मैं क्लास के बाद इसे समझा दूंगा। और पता नहीं उस बच्चे ने क्लास के बाद इसको क्या समझाया। नेक्स्ट डे ये बच्चा क्लास के बाद एकदम साइलेंट होके आया और एकदम चुप बैठा था और समझ भी गया था, और मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, नहीं समझ रहा। देन उसको क्या समझाया, मैंने दूसरे बच्चे से पूछा कि क्या समझाया उसको। बोला कि मैम मैंने उसे समझा दिया कि बॉडी से लाइफ तो अलग हो रही है, लाइफ तो अलग हो गया, बॉडी तो डेड है, बट आत्मा तो अमर है। ठीक है, आत्मा नहीं मरा है, इसलिए सेपरेशन नहीं हुआ है, डबल एफ नहीं लगेगा, सिंगल नहीं, सिंगल हो। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं। मुझसे नहीं समझ रहा था, दूसरे स्टूडेंट ने उसे समझा दिया। बिकॉज हियर वी डोंट हैव अ सेंस ऑफ सेपरेशन। वी आर डिनोटिंग ओवर हियर इज व्हाट वी आर डिनोटिंग ओवर हियर इज कॉज, एंड कॉज के लिए वी नेवर यूज डबल, दैट इज सिंगल एफ। अब आ जाओ और भी कुछ सेंटेंसेस करते। ठीक है, ही डाइड, डबल एफ नहीं लगाना है, सिंगल लगाना है, बिकॉज कॉज बता रहा है। जैसे आप फैन को स्विच ऑफ करते हो, स्विच ऑफ द फैंस। ठीक है, दिस इज करेक्ट। देन फैन को स्विच ऑफ कर रहे हो ना, तो यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। चलो बताओ क्या चीज सेपरेट हो रहा है? फैन से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिटैच किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है, दैट इज ऑफ। जैसे मैंने लिखा द प्लेन टुक ऑफ। प्लेन टेक ऑफ करता है ना, ये भी सही है। ठीक है, प्लेन भी टेक ऑफ कर रहा है, फैन स्विच ऑफ हो रहा है। प्लेन टेक ऑफ में क्या सेपरेशन हो रहा है? प्लेन टेक ऑफ में क्या सेपरेशन हो रहा है? प्लेन धरती छोड़ के हवा में जा रहा है। तो हियर ऑल्सो वी हैव अ साइंस ऑफ सेपरेशन ऑफ। ये तो किया मैंने। अब देखो और क्या क्या इससे क्वेश्चंस आते हैं। इससे एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता है। ये देखो एक क्वेश्चन, पहले आप इसको लिख लो, पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं एक और करके फिर एंड करती। आज तो हमें क्लास टाइम से खत्म करना है, फ्राइडे को इसे एक्सटेंड करना है। लिख लिया? चलो। फैन स्विच ऑफ में सेपरेशन हो रहा है और प्लेन टेक ऑफ में भी सेपरेशन हो रहा है। अब देखो एक एरर कैसे आने वाला है। कल बाकी का डिस्कशन, इस पे अभी बहुत सारे हमें डिस्कशंस करने हैं, एक करके एंड कर रही हूँ। He was deprived of the basic amenities. Yes, tomorrow we'll be doing ना, डिप्राइव में सिंगल एफ लगता है। कल हम कुछ एक्सेप्शंस करेंगे जहां पे अलगाव हो रहा है बट फिर भी डबल एफ ना लगा के सिंगल एफ लगाते हैं। अभी मैं थोड़ा सा अभी आपको बता देती। फैन को तो आप स्विच ऑफ करते हो, स्विच ऑफ द फैंस। चलो ये तो सही है, फैन को स्विच ऑफ करते हो।
बट मुझे बताओ कि कैंडल को स्विच ऑफ करते हो? ठीक है, कैंडल को कभी भी स्विच ऑफ नहीं करते हैं। स्विच ऑफ जनरली हम किसको करते हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, उसको हम स्विच ऑफ करते हैं। फैन को क्या करते हैं? पुट ऑफ द फैन, सॉरी, कैंडल, आई एम सॉरी, फैन को तो स्विच ऑफ करते हैं बट कैंडल को स्विच ऑफ नहीं करते। कैंडल को क्या करते हैं? पुट ऑफ द कैंडल। और कैंडल को बुझाने का दो तरीका है। एक कैंडल को कैसे बुझाते हैं? फूक कर भी बुझाते हैं, और एक कैंडल को ऐसे करके भी बुझाते हैं। जैसे जब बर्थडे में कैसे बुझाते हो? बर्थडे में तो ऐसे ऐसे नहीं बुझाते हो कि फूक कर बुझाते हो। जो फूक कर बुझाते हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लो ऑफ द कैंडल। और कुछ मेरे बच्चे ये भी सोचते होंगे कि मैम पानी डाल के भी तो बुझा सकते हैं। यस, वो भी बुझा सकते हो, कर सकते हो। कुछ स्मार्ट वाले बच्चे कैंडल को पानी डाल के भी बुझा सकते हैं। अब ध्यान से सुनोगे आप। कैंडल को तो फैन को तो स्विच ऑफ करते हो, कैंडल को आप पुट ऑफ कर रहे हो, यहां भी बुझा रहे हो, ब्लो ऑफ कर रहे हो, यहां भी बुझा रहे हो, और यहां भी अलगाव का सेंस आ रहा है। देयर इज अ सेंस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन इन द सेंस कि कैंडल से उसका फायर हटाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहां अलगाव का सेंस आ रहा है। बट स्टिल दोनों सेंटेंस, यहां का ऑफ तो सही है बट यहां का दोनों का ऑफ गलत है। दोनों सेंटेंस रॉन्ग है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग क्यों है? पहला सेंटेंस तो सही है बट सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंसेस बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। बट व्हाई? जल्दी से मुझे आंसर कर दो, देन विल एंड द क्लास। अगर कोई आपसे पूछे कि फैन को तो स्विच ऑफ कर सकते हो बट कैंडल को पुट ऑफ या कैंडल को ब्लो ऑफ क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वहां भी तो अलगाव हो रहा है, और जहां भी अलगाव हो रहा है वहां भी अलगाव हो रहा है, तो वहां तो डबल एफ आना चाहिए। बट बोथ द सेंटेंसेस आर रॉन्ग। एनी वन ऑफ यू काइंडली बताओ कि क्यों रॉन्ग है? साइलेंट मोड में चले गए। बताओ कैंडल को पुट ऑफ क्यों नहीं करते? यस, नितेश हैज गिवन द करेक्ट आंसर कि कैंडल को हम पुट ऑफ नहीं करते। यस, यस, प्रीतम इज ऑल्सो राइट। बिकॉज पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, पुट ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास ही बताया था फ्रेजल वर्ब क्या से बनता है? एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन से। और हर फ्रेजल वर्ब का अपना खुद का मीनिंग होता है। पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना। ठीक है, पोस्टपोन करना, स्थगित करना। तो हम कैंडल को पुट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुट ऑफ का मतलब है, पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है पोस्टपोन करना, स्थगित करना। तो हम कैंडल को पुट ऑफ नहीं करते हैं, वी पुट आउट द कैंडल। और पुट आउट सही है क्योंकि पुट आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है बुझाना। ठीक है, बुझाना इज एक्सटिंग्विश, बुझाने को बोलते हैं एक्सटिंग्विश। ओके, यस प्रीतम, यू आर राइट, पुट आउट होगा। उसी तरह उसी तरह हम कैंडल को ब्लो ऑफ नहीं करते हैं, कैंडल को क्या करते हैं? ब्लो आउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लो ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ब्लो ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है पूरी तरह से तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन में बिल्डिंग को उड़ा दिया गया, ब्लो ऑफ कर दिया गया, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज का नामो निशान मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो कैंडल का नामो निशान नहीं बता रहे, ब्लो ऑफ नहीं कर रहे हो, कैंडल को क्या कर रहे हो? ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब भी है बुझाना, बट डिफरेंस है ये फूक कर बुझाना। क्लियर हो गया है? फूक कर बुझा रहे, इसका मतलब भी एक्सटिंग्विश।
ठीक है, और एक और वर्ड लिख सकते हो जैसे कॉल्ड ऑफ, और एक होता है पुट ऑफ। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या है? कैंसल्ड, और ये पोस्टपोन। डिफरेंस तो है कैंसिल और पोस्टपोन में। कैंसिल का मतलब है, कॉल्ड ऑफ का मतलब है रद्द कर देना, और पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन, स्थगित करना। जनरली आप देखते हो ना मैच के कमेंट्रीज में, ड्यू टू हैवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, जनरली मैच को कैंसिल ही कर दिया जाता है। बट आपका सीजीएल का एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है, कॉल्ड ऑफ भी हो सकता है, पुट ऑफ भी हो सकता है, मीटिंग कॉल्ड ऑफ भी हो सकता है, पुट ऑफ भी हो सकता है। आई थिंक इट्स क्लियर कि कैंडल को पुट ऑफ नहीं करते। पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना, बट हमें बुझाना है तो पुट आउट। ब्लो ऑफ नहीं करेंगे, ब्लो ऑफ का मतलब है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, इट इज ब्लो आउट। ओके, क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसे रीड कर लेना, अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स आए तो वी कैन डिस्कस टुमारो। ओके, लेट्स एंड द क्लास एंड लेट्स मीट टुमारो। शीट लेके आइएगा। अभी तक अगर नहीं भी बनाया होगा 80 क्वेश्चंस वाला तो सॉल्व कर लीजिएगा। विल डिस्कस द आंसर्स। कल फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब वाला शीट कराएंगे। ये मैं पहले से क्यों बताऊं, आप शीट लेके आना। फर्स्ट लास्ट बीच कहीं भी करवा सकती हूँ मैं। यस अविनाश, अविनाश गुड नाइट। चलो गुड नाइट टू ऑल। पढ़ाई कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। एंड अगेन विश यू पीपल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी एंड बी हेल्दी। चलो बाय।